लोगों ने कल एक ही पॉइंट पढ़ा है ना, तो पढ़ा है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का पहला नियम क्या है और काम का नियम भी वही है, एकमात्र सिंगल सा, कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। और दूसरा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल सभी के सभी एक समय पे आते हैं। इन लोगों को बहुत बड़ी चीज नहीं है। काम की बात देखिए, चैप्टर के मैप का दूसरा पॉइंट एक बार देखें और फिर जरा वापस से सुनना कि आखिर उसमें भी ऐसी कौन से पेज हो सकते हैं जो पढ़ सकते हैं। ठीक है, ध्यान समझना। सबसे पहले तो पॉइंट नंबर 2, अपने पास क्या लिखा है, टाइप्स ऑफ सरफेस। आखिर कहानी स्टार्ट कहां से होती है वो ध्यान से समझो। सरफेस के बारे में जो भी बातें समझनी है, उसकी स्टार्टिंग जिस जगह से हुई है वो जगह कुछ ऐसी दिखाई देती है। हम लोग जिस टाइम पे ये पढ़ रहे थे, लाइट किसी भी जगह पर आएगी, टकराएगी और टकरा के चली जाएगी। तो ये वाली जो पॉइंट था, ये मतलब ये सरफेस था, ये अपने पास में सरफेस है। तो बस स्टडी इसी बात की करनी है कि सरफेस कितने टाइप के, मतलब जो सतह से रिफ्लेक्शन होता है, आखिर वो सतह कितने टाइप की हो सकती है, इस सरफेस को पढ़ना है। क्योंकि बेसिकली अपने पास में दो टाइप के सरफेस पाए जाते हैं और उनकी नॉलेज होनी ही चाहिए, हर हाल में होनी चाहिए और अच्छी वाली होनी चाहिए। ध्यान से बात समझो। हमारे पास में दो टाइप के सरफेस हैं, एक तो कौन से, रेगुलर सरफेस, रेगुलर सरफेस, और दूसरे कौन से अपने पास में, इर्रेगुलर सरफेस। अब काम की बात ये भी है कि इनका एक नाम और लिखा हुआ होगा, दूसरा इसका लिखा होगा, इसका कुछ और लिखा है शायद नाम, डिफ्यूज, डिफ्यूज सरफेस। ठीक है, अब काम की बात ये है कि आखिर ये है क्या चीज, तो वो सुनो। देखो हम लोग सबसे पहली बात तो शायद कहना कि मोटे मोटे तौर पे जानते हैं, कि तुमसे पूछ लिया जाए तो रेगुलर सरफेस किसे कहते हैं। हाँ, जो तुमने ये शब्द इस्तेमाल किया ना, चिकना, यही नहीं बोलना। शार्प माने पहना होता है, नुकीला। रफ तो बात ही पलट गई। बात ये कि पहले बात समझो, क्लीन तो जैसे कि हम ऊबड़ खाबड़ जैसे सड़क को साफ कर दूं मैं, तो क्लीन तो हो गए, लेकिन अब बातें उसको बोलेंगे कैसे। देखो चिकना वर्ड तुम लिख नहीं सकते हो कॉपी में, है ना। तुम मुंबई में रह रहे, चिकने दादा, तो मुंबई तो वाले तो टोन ही बदल गई। हमें क्या लिखना वो ध्यान समझे, है ना। बात सही है, मतलब तुम्हें समझ में आता है साफ साफ, यानी कि रेगुलर ऐसा कुछ शीशे कांच ट्रांसपेरेंट पतला, अच्छा एसटीजी रेगुलर है। और ये जो ब्लैक बोर्ड है ये कैसा है, इरेगुलर, ऐसा कुछ तो समझते हो। ऊपर कावड़ सा वो रेगुलर है, जो जो साफ एकदम स्मूथ है, एकदम प्लेन है, चिकना है जो, वो रेगुलर है। लेकिन लिखेंगे कैसे वो सुना ध्यान से, है ना। क्योंकि हम लोग इस बात को अच्छे से जाने की दोनों में क्या डिफरेंसेस है, दोनों को लिखने का तरीका क्या है। तो पहले तो अपन लोगों ने सरफेस बनाया और एक सरफेस यहाँ बनाया, दोनों सरफेस में भेजूंगा लाइट, ध्यान से देखना। इस सरफेस पे आने वाली लाइट कुछ इस तरह से आएंगे, कहाँ से आ रही है, गई आएगा। देखो इस पे लाइट रेज आएंगे, ये सारी से लाइट कैसी है, पैरेलल। अगर लाइट रेज की सरफेस पे आती हैं, जैसे अपने पास में ये सरफेस पे लाइट रेज आएंगे पैरेलल, और पैरेलल आने वाली लाइट रेज टकराने के बाद में भी पैरेलल ही जाती हैं, तो इस टाइप के सरफेस को हम लोग बोलते हैं रेड सरफेस। लेकिन यहाँ पे आने वाली लाइट रेज पैरेलल थी, लेकिन टकरा के जाने वाली लाइट मल्टीपल डायरेक्शंस में चली गई, तो दैट इज ए इर्रेगुलर सरफेस। हम लोग इस बात को लिखेंगे, पहली बार ध्यान समझो, एक ऐसी सतह जहाँ पे जैसी लाइट आती है पैरेलल वैसी चली जाती है, वो रेगुलर है। जहाँ पे आती तो पैरेलल है, लेकिन टकराने के बाद में अलग अलग एंगलों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, अलग जाती है, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, वो रेगुलर। और ये वाला कौन सा, इरेगुलर। और इस टाइप के रिफ्लेक्शंस के भी नाम है, मतलब ये वाला कहलाता है कौन सा रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, इस वाले को इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब काम की बात है कि तुमने ये जो फिनोमेना देखा कि जिस पे लाइट सीधी आई सीधी गई, उसको रेगुलर सरफेस कहते हैं। इसी बात को बस इंग्लिश में लिखना ध्यान से, और वो इसकी इंग्लिश ध्यान से देखना बस। इंग्लिश बहुत सिंपल सी है इसकी। When incident light is a parallel, मतलब लाइट जब पैरेलल आती हैं और रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल जाती हैं, उस तरह की सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलर सरफेस। और जब लाइट पैरेलल आती तो है पर जाती नहीं है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इरेगुलर या फिर डिफ्यूज सरफेस। फिर इसी बात को लिखेंगे, when incident parallel light rays, parallel light rays, parallel light rays reflected back parallelly, reflected back parallelly
That type of surface is called, that type of surface is called रेगुलर सरफेस। सबसे पहली काम की चीज तो ये, उस प्रकार के सरफेस को अपन लोग रेगुलर सरफेस कहते हैं। सबसे पहला बेसिक पॉइंट ये। अच्छा, तो फिर इसकी डेफिनेशन क्या बनती होगी, तुम बना सकते हो। व्हेन इंसिडेंट पैरेलल लाइट रेज डू नॉट रिफ्लेक्टेड बैक पैरेलली, जब वो सरफेस से वापस से उस डायरेक्शन में लौट कर नहीं जाती इस तरह से वो लौट आई थी, तो उस टाइप की सरफेस को अपन लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूज्ड सरफेस। तो इस बात को लिख लिया ध्यान से, तो उसे ध्यान से देखना। तो when incident light rays do not reflected back parallelly, when incident light rays do not reflected back parallelly, that type of surface is called, that type of surface is called irregular or diffuse surface, irregular or the diffuse surface। ठीक है, अब मैं तुमसे एक पोलिंग करवाता हूँ, ठीक है, एक सवाल पूछता हूँ, तुम लोग बस अपने जवाब देना। डिफ्यूज सरफेस कौन कौन किस बात में कितना राजी है? पहले तो बात साफ कट्टू पर समझ में आती है, कौन सा रेगुलर है और कौन सा इरेगुलर है। तुममें से कल कोई ऑप्शन था क्या? ना सबसे पहला बेसिक पॉइंट, एक ऐसी सतह है जहाँ पे लाइट रेज पैरेलल आएंगी और पैरेलल ही जाएंगी, उस सतह को हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलर सरफेस। और एक ऐसी जगह जहाँ पे लाइट आती पैरेलल है पर जाती नहीं है पैरेलल, दैट इज कॉल्ड इर्रेगुलर सरफेस। तो पहले तो सभी लोग ये ध्यान रखेंगे, एक ये और दूसरा ये। अब ध्यान से अगली बात सुनना। में से सभी लोगों से एक सवाल ये कि क्या इस वाले केस में एंगल आई एंगल आर के इक्वल होगा? क्या इस वाले केस में एंगल आई एंगल आर के इक्वल होगा? कितनों का कहना है कि बोले देखो यहाँ तो किसी को डाउट ही नहीं है साहब, यहाँ तो एंगल आई एंगल आर के बराबर यही है, मुझे तो चिंता ही नहीं है इस वाले केस में। इस वाले में बताना किस किस का कहना है कि एंगल आई एंगल आर के इक्वल होगा, जरा बताना पहले। मैं यहाँ खड़े करके साफ गिनती करूंगा मैं एक एक करके, 1 2 3, 3 लोग हैं, 4, इन लोगों कहना होगा। अच्छा, बाकी कहना कि नहीं होगा? भाई एंगल आई और एंगल आर, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर ऑलवेज होता है, सरफेस पे डिपेंड नहीं करता वो, ठीक है, वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, लॉज ऑफ सरफेस नहीं है। एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर ऑलवेज एंड फॉरएवर है, ऑलवेज, ध्यान रखना, ठीक है। सब इसमें कैसे हो सकता है जो टेढ़ा जा रहा है, इसी कहानी के लिए तो अपन लोगों ने नॉर्मल बनाया है। मैं बताता हूँ तुम्हें स्केल को, पहले तुम इसको कर दो एक बार, पहले तो इस बात को सेट रखिए कि एंगल आई एंगल आर की इक्वल हमेशा है, सरफेस चाहे कैसा भी हो, कैसा भी। और ये तो अपन लोगों ने बना दिया है ऐसा, लेकिन कायदे से तो बनता थोड़ी, बनता तो इस तरह से ऐसे करके, ऐसे साफ सा बना देते हैं। तो इसको दिखाने का तरीका होता है रेगुलर को, और ये वाला सिंपल सीधा मतलब कि रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है भाई, पहला पॉइंट तो हाँ कट्टू कट जाने वाला सिस्टम है कि सब सरफेस इज नॉट डिफेक्टिव। अब बात है कि ये वाली कहानी को सेट कर लेते हैं कि क्या सिस्टम है। देखो इसमें तुमसे बहुत सिंपल सी बात ये कहता हूँ कि तुम्हारे पास में ये कोई सरफेस है
अब बस ये कुछ सरफेस है और इस सरफेस पर ये टेढ़ा सरफेस कटोरा कटोरी कुछ मानो इस पे लाइट आती है और आगे चली जाती है। तो पॉइंट ये कि क्या यहाँ पे एंगल है, एंगल आर के इक्वल होगा, होगा। सरफेस रेगुलर मतलब उबड़ खाबड़ से मान लिया, पर कैसे होगा वो सुनो। इसके तो बनाना पड़ेगा, इसके ऊपर एक नॉर्मल ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस बनता है हमेशा। और यहाँ पे जब देखोगे तो एंगल आई एंगल आर के इक्वल हमेशा पाया जाएगा। इस बात में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, सरफेस सीधा हो, टेढ़ा हो, उल्टा हो, कैसा भी हो, हमेशा बराबर है। लेकिन रेगुलर किसे कहते हैं? जिसपे बहुत सारी लाइट रेज पैरेलल आती हैं और टकरा के पैरेलल जाती हैं, और जिसपे आई तो सही लेकिन गई नहीं सही, वो कौन सरफेस है? इरेगुलर। ये पता लगाने का तरीका, हम लोग इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे कि चिकना होता है, स्मूथ होता है, ये सब होता है, वो सब नहीं। इन वर्डों का यूज करें। पैरेलल आई, पैरेलल गई, रेगुलर। पैरेलल आई, पैरेलल नहीं गई, इरेगुलर। ठीक है, अब जब चैप्टर के मैप का अपना तीसरा पॉइंट सेट करो। तीसरे पॉइंट को देखते बताओ आपके क्या है। टाइप्स ऑफ मिरर। अच्छा, ध्यान से बात सुनना। इसी रेगुलर रिफ्लेक्शन में बात खुल के आती है कि जितने भी सरफेस रेगुलर रिफ्लेक्शन करते हैं, मतलब बढ़िया सरफेस है, जो अच्छा सरफेस अच्छा रिफ्लेक्शन देते हैं, उनको हम लोग कहीं ना कहीं ऐसा कुछ मानने को तैयार हो जाते हैं शीशे में मिरर है। जैसे कि अगर मैं इस ब्लैक इस व्हाइट बोर्ड स्मार्ट बोर्ड को बंद भी कर दूं ना, तो भी इसमें रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, मतलब उतना अच्छा नहीं दिखाई देता तो शीशे में दिखाई देगा, लेकिन देखिएगा तुम अपने घर के बर्तनों को जब देखोगे तो अच्छा रिफ्लेक्शन दिखाई देता है उनके अंदर से भी। तो इस टाइप की चीजों को अपन लोग मिरर कहते हैं। हमें इसी टाइप के मिरर्स को पढ़ना है कि शीशा क्या चीज है, उस शीशे की स्टडी करोगे, उस शीशे की सबसे पहले बेसिक नॉलेज जानोगे और फिर छोटे मोटे एलिमेंटों को कवर करना है। तीसरे पॉइंट पे आते हैं। पहली बात की रेगुलर रिफ्लेक्शन से ही क्या बनते हैं? शीशे बनते हैं। शीशे के बारे में बेसिक नॉलेज ये भी होनी चाहिए कि शीशे के पीछे क्या की जाती है? पॉलिश। जैसे अपने पास में ये जो सिंपल ट्रांसपेरेंट कांच लगे होते हैं, इन्हीं के पीछे पॉलिश आती है, उसको डाल दो, अलग करनी होती है। शीशा बिछाओ, जगह से कांच वगैरह से टेप से कवर कर, उसे फैले ना, और पॉलिश को डाल दो उसके ऊपर, अपने आप उस तक फैलेगी। जैसे कि स्क्रीन गार्ड जो होता है चढ़ जाता अपने आप ही, अपने आप फैल के ऑटोमेटिक जमने दो, उसको सूखने दो, मिरर तैयार है। प्रोसेस होता है बनाने का। खैर कोई बात नहीं, अपन तो तीसरे पॉइंट को ध्यान से देखते हैं। तीसरा पॉइंट है तुम्हारे पास पे मिरर। पहली बात तो कोई तुमसे पूछे तुम साफ जवाब दे सकते हो, मिरर कैसा रिफ्लेक्शन देता होगा? इरेगुलर रेगुलर रिफ्लेक्शन देता है। शीशा एकदम प्लेन चीज है, एकदम बढ़िया रिफ्लेक्शन देगा। अपने पास में कितने टाइप के मिरर पाए जाते हैं पहले वो सुनो, है ना? उसको लैब में लिखा भी है। एक तो कौन सा? प्लेन मिरर। एक तो सिंपल सा ये वाला प्लेन मिरर, और अपने पास में अगला कौन सा है? स्फेरिकल मिरर, है ना? मैं अक्सर आदत होती क्या बोलने की, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, पर वैसा नहीं है। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। अच्छा, काउंटर इसके अंदर ये भी क्रिएट होके आती है कि प्लेन मिरर आखिर कौन सा है जो तुम लोगों ने घर में यूज किया है, किया नहीं है, कर रही हो, डेली यूज कर रही हो। शीशे को जो डेली हम लोग देखते हैं घर में, वो प्लेन मिरर, सिंपल सा सीधा मिरर। अच्छा, स्फेरिकल कौन से होते हैं? स्फेरिकल मिरर में दो टाइप निकल के आते हैं, इनके बारे में बहुत बेसिक तौर पे अच्छा सा पढ़ना है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अब मैं तुम्हें इसमें क्या क्या पढ़ाऊंगा पहले वो ध्यान से सुनना। इन तीनों केस में, मतलब प्लेन मिरर में, कॉनकेव में, कॉन्वेक्स में, इन तीनों में जो मोस्ट इंपोर्टेंट स्टडी अपन लोग लगाने वाले हैं, वो सबसे काम की जो स्टडी है इन तीनों के अंदर, सबसे पहले तो तुम इन सभी के बारे में पढ़ोगे कि दिखते कैसे हैं, कुल मिला के इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। उसके बाद में सभी लोग पढ़ेंगे कि इनसे बेसिक मतलब स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे पॉइंट आएंगे बीच में, ये इतना सिंपल नहीं होगा। मतलब मेरा तो बहुत एक लाइन का स्ट्रक्चर है, इसमें बहुत सारे पॉइंट निकल के आते हैं। फिर तुम इसके अंदर पढ़ोगे इमेज फॉर्मेशन, या कि इसमें कहाँ पे किसी चीज को रखने पर इमेज बनती है, इमेज फॉर्मेशन। उसको अपन लोग शॉर्ट में बोलते हैं डीएनएस। डीएनएस यानी कि डी फॉर डिस्टेंस, एन माने नेचर और एस माने साइज। तो मैं इमेज के डीएनएस के बारे में पढ़ना है, डिस्टेंस क्या होगी, नेचर क्या होगा और साइज क्या होगा। उसके बाद में अगली काम की बात है आखिर यूज कहाँ पे होते हैं, इनके यूजेस किस जगह पे। जैसे कि वन ऑफ द सिंपल यूज कॉन्वेक्स मिरर, गाड़ियों में शीशे जो लगे होते हैं बीच देखने के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर तुम्हें नहीं पता हो तो, अगर तुमने कभी गाड़ी वगैरह चलाई है, बैठे हो, तब तो पता चलेगा कि बहुत ज्यादा काम की होती है शीशे जो साइड में लगे होते हैं,
वो साइड भी देखने के लिए कि पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है, ओवरटेक करने टर्न लेने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है। ठीक है, बाद में पढ़ा जाएगा, लेकिन तुम्हें पूरे के पूरे कहानी का एक सिस्टम दिया जा रहा है कि तुम्हें सभी की स्ट्रक्चर, सभी की इमेज फॉर्मेशन और सभी के यूज पढ़ने की किस जगह पे आते हैं। इस पूरे खेल में सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो कहना कि इसका यूज ही है, मतलब ये वाला इमेज फॉर्मेशन सबसे बड़ा पॉइंट है सभी के अंदर। अब इस पूरी कहानी को सेट करने के लिए मुझे तुम्हें वो देनी पड़ेगी, ब्रांच। मतलब ये तो चैप्टर की मेन लाइन चल रही है, एक बार अलग से हट के सब लोग ब्रांचिंग लिखेंगे बहुत सारी। और ब्रांचिंग का पॉइंट ये है कि कुछ हद तक ब्रांचिंग समझ में आ जाती है स्टार्टिंग वाले दिन में, और सारी ब्रांच समझ में आती है बिल्कुल जब तुम लोग इमेज फॉर्मेशन कर रहे होगे तब जाके, तो उसमें जल्दबाजी मचाने की नीड नहीं है। ठीक है, शांति से बात समझेंगे। ब्रांचिंग के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, उनको इकट्ठा करना है तब जाके तुम्हें सारी बात समझ में आएगी। जैसे कि अभी तुम्हें डीएनएस माने पता नहीं है, पर मैंने तुम्हें ये थोड़ी बताया कि ये क्या पढ़ रहा है, मैंने बस ये बताया कि प्लेन मिरर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, इनके अंदर तुम्हें 3 बातें कवर करनी है जो अपने आप में बहुत बड़ा रूप ले लेंगे जाने के बाद में। ठीक है, ब्रांचिंग पे आओ। ब्रांचिंग देखो सभी को, आखिर इमेज फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, ध्यान से मैं इसे हटा दूं। मैं ब्रांचिंग करने के बाद दोबारा पता किस टॉपिक पे आऊंगा, प्लेन मिरर पे, फिर किस पे आएंगे, कॉनकेव पे, फिर आएंगे कॉन्वेक्स पे। पहले ब्रांचिंग में जा रहा हूँ। कुछ ऐसा काम का मानो जो चैप्टर में इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके बिना चैप्टर नहीं बढ़ सकता, मैं तो वो पढ़ाने वाला हूँ। चैप्टर की सबसे मेन रूट जिसके बिना चैप्टर को समझाना संभव ही नहीं है। तो पहले इस पूरे चैप्टर को जगह छोड़ो, उसके रूट देखो, जहां से चैप्टर आगे बढ़ेगा, जहां से चैप्टर समझ में आना स्टार्ट होता है उस जगह पे चलो, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, सबसे पहली काम की चीज तो ये, और ये तुम्हें फिलहाल तो लिखनी ही है। स्टार नंबर 1 सवाल के साथ शुरू होता है, इमेज कैसे बनाते हैं हम, शीशे में इमेज कैसे बनाते हैं, मतलब कॉपी पे लिख के कैसे बनाएंगे, वैसे सीधे सामने खड़े हो जाओ, क्या इमेज कैसे बनाते हैं। तो इसका आंसर भी सुन ले ध्यान से। इसका आंसर है कि इमेज बनाने के लिए, इमेज बनाने के लिए, इमेज बनाने के लिए 2 लाइट रेज लानी है, 2 लाइट रेज लानी है। इमेज बनाने के लिए 2 लाइट रेज लानी है, और दोनों ऑब्जेक्ट के सिर से लानी है, दोनों ऑब्जेक्ट के सिर से लानी है। तुम्हें इस बात का मतलब पता है, नहीं पता तो मैं फिर भी लिखा, कोई बात नहीं। दोनों ऑब्जेक्ट के सिर से लानी है। सबसे पहली ब्रांचिंग, ध्यान रखना कि तुम चैप्टर के मैप से अलग हटके बीच में कुछ ऐसा पढ़ रहे हो जो तुम्हारे चैप्टर में बहुत कम आएगा। तुम जिस चीज को पढ़ने जा रहे हो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन है। इन चीजों को सिस्टमेटिक वे में लिखा जा रहा है कि स्टार 1 में पहली बात, इमेज कैसे बनाते हैं, 2 लाइट लाते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट के सिर से लाते हैं। इस बात को बस तुम याद कर रहे हो, तुम्हें इसका मतलब नहीं पता क्या, इसका मतलब क्या, इसका काम क्या, पर ठीक है कोई बात नहीं। तुम्हें ज्यादा से ज्यादा एक दिन, मतलब आज का दिन जाना है, जिसके बाद तुम ऑटोमेटिकली सारे कंसेप्ट को सेट करोगे, बढ़िया सेट करोगे। तो उसी काम की बात सुनो। ये जो इमेज है, हम जिस इमेज को बनाने की बात कर रहे हैं उसमें सवाल ये आता है कितने टाइप की इमेज होती है, टाइप ऑफ इमेज अपने पास में कितने टाइप की इमेज है। ठीक, तुम्हारे पास में 2 टाइप की इमेज पाई जाती है। कौन सी? एक तो रियल इमेज और दूसरी कौन सी, वर्चुअल इमेज। एक तो होती है रियल इमेज और दूसरी होती है वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। ठीक, अब ध्यान से बात समझो कि रियल इमेज कौन सी है और वर्चुअल इमेज कौन सी है। सबसे पहले वो वाली बात बताता हूं जो किताबों में लिखी हुई है। देखो भाई, अगर अपने पास में कोई सामने प्रोजेक्टर लगा, जैसे कि मूवी थिएटर्स हम देखने जाते हैं, तो थिएटर में जो प्रोजेक्टर है उसकी लाइट पड़ती है सामने स्क्रीन पर और वहां पे इमेज बनती है। अगर तुमने उस स्क्रीन को आगे कर लिया तो इमेज आगे बन जाएगी, अगर तुमने स्क्रीन को पीछे किया तो इमेज पीछे बन जाएगी। मतलब एक ऐसी इमेज जिसको तुम लोग स्क्रीन पे ले सकते हो, कहीं पे भी स्क्रीन को आगे पीछे करके ले सकते हो, तो वो कौन सी इमेज है, रियल इमेज। लेकिन एक ऐसी इमेज जो किसी सीमित जगह पर बन के रह जाती है, जैसे कि मोबाइल फोन में बनने वाली इमेजेस, हम जो मोबाइल फोन में देखते हैं वो सब कुछ इसके अंदर है। इसके अंदर मतलब की बात ये कि मैं उस इमेज को किसी दूसरी स्क्रीन पे नहीं ले सकता, तो उस टाइप की इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। जैसे एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल, जैसे होलोग्राम्स होते हैं। होलोग्राम तुमने सुने हैं क्या, मतलब
मतलब मैं बटन था 3D मॉडल में सामने आ गया, बोर्ड जरा काम कर रहा है, प्रोजेक्टर टाइप में। अच्छा, हम लोग जब शीशे में खुद को देखते हैं तो हम शीशे के अंदर है। अगर हम लोग शीशे को आगे पीछे करेंगे तो हम शीशे के अंदर रहेंगे, इमेज को बाहर नहीं निकाल सकते हैं। कुल मिला के सिंपल बात है, प्रोजेक्टर जो होता है उसमें तुम स्क्रीन को जहां पे भी करोगे आगे और पीछे इमेज भी स्क्रीन पे आती रहेगी। इस टाइप की इमेज को हम लोग बोलते हैं रियल इमेज। और ऐसी इमेज जिसको हम लोग स्क्रीन पे नहीं ले सकते, स्क्रीन को मूव कराने पर इमेज मूव नहीं करेगी, इस टाइप की इमेजेस को हम लोग कहते हैं वर्चुअल इमेज। तो एक तो बहुत सिंपल सिस्टमैटिक बात, इसको ध्यान रखें। लेकिन मैं एक अपनी डेफिनेशन ऐड ऑन करूंगा इसके अंदर, ठीक है, हिंदी में ऐड करूंगा प्रॉपर। हालांकि वो तो पेपर में कभी नहीं लिखनी होगी, लिखनी तो मैं ये वाली है, द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड, द इमेज विच कैन बी obtained on a screen, obtained on a screen is called real image। जिस इमेज को हम लोग कभी भी स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं उसको रियल इमेज कहते हैं। जबकि उसके उल्टा वर्चुअल इमेज कौन सी होती है, जो किसी स्क्रीन के अंदर कैद होकर रह जाती है, लोगों को बाहर नहीं निकाल सकते, 3D में नहीं आ सकती, कुछ ऐसा। द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन, द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन। ध्यान रखिए कि तुम चैप्टर के मैप से अलग हटकर एक नई ब्रांच को पढ़ रहे हो, जिससे कि तुम्हारा एक बहुत बड़ा सेटअप तैयार होता है, जिसकी बात तुम चैप्टर को बहुत बेहतरीन पकड़ोगे। द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन is called virtual image। The image which cannot be obtained on a screen is called virtual image, is called virtual image। सबसे पहली चीज तो ये हो गई। अब इसमें कुछ काम की बात है, लिखने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखो जो मैं लिख रहा हूं नीचे, है ना, ये शब्द हिंदी में लिखी जाएंगी और ये बस तुम्हें यही समझ में आएगा अंत समय में जाके, तुम बस इसी लाइन को कवर कर पाओगे। यार यही तो तगड़ी बात, यही सबसे मेन है। ऑब्वियसली अभी तो मैंने लिखा, एंड में बाबा जो फील आएगा ना वो यही आएगा कि कोई तुमसे पूछे कि रियल इमेज वर्चुअल में समझते हो, बेझिझक एक वर्ड बोलोगे हाँ, तो 10 मिनट में तो समझा दूंगा, ऐसे करके साउंड आती है। लेकिन पहले लिखता हूँ कौन सी बात है वो सुने। जहां लाइट रेज खुद मिल जाए वो कौन सी इमेज है, रियल इमेज। और जहां लाइट रेज मिलानी पड़े, जहां लाइट रेज, हम दो लाइट लेके आए थे दोनों को, अगर लाइट रेज मिलानी पड़े, जहां लाइट रेज मिलानी पड़े, और हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। तो पहले इस बात को लिखें। एक चीज इसके अंदर और बिल्कुल सही तरीके से सेट होनी चाहिए, वो ये वाली कि रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड, रियल आर इन्वर्टेड। मतलब कि रियल इमेज जो बनती है ना वो हमेशा उल्टी बनती है। मतलब हमारे पैर नीचे सिर ऊपर है, उल्टे बनेंगे, पाँव ऊपर सिर नीचे। तुम कभी चम्मच में देखना, अगर तुमने चम्मच में कभी गौर किया हो तो वो इमेज रियल इमेज होती है, वो उल्टे जो दिखाई देते हैं हम लोग, ठीक है। नहीं वो अलग चीज, नहीं वो ये हो रहा है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, आदमी का ऐसे से ऐसे होना, इसकी बात नहीं कर रहा। हमारी आंखों में जो इमेज बनती है रेटिना पे वो इन्वर्टेड इमेज होती है। पर ये पूरी कहानी है ना, मतलब ऐसे मान लो हाफ सस्पेंस में चल रही है, तो हल्का हल्का सुनाई तो दे रहा है सब कुछ, पर तुम्हें इसकी प्रॉपर फील नहीं आती है। उसके फील आने में थोड़ा टाइम लगता है, इस वजह से कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली बात तो ये कि रियल इमेज आर ऑलवेज इन्वर्टेड, उल्टी होती है हमेशा, उल्टी होती है, रियल एंड इन्वर्टेड उल्टी होती है हमेशा। अच्छा, जबकि वर्चुअल इमेज ऑलवेज आर वर्चुअल आर इरेक्ट यानी कि सीधी, वर्चुअल आर इरेक्ट यानी कि हमेशा सीधी होती है वाली, ठीक है, सीधी इमेज होंगी। वर्चुअल जो भी होंगी सीधी, अगर हम लोग सीधे खड़े हैं तो सीधे ही दिखाई देंगे, हम उल्टे दिखाई नहीं देते इसके अंदर। रियल इमेजेस उल्टी होती है। हमारी इमेज अगर तुम आंखों में देखोगे ना उल्टी दिखती है हमेशा, कभी गौर करके किसी की पुतली में झांका हो तो पहला सिस्टम की इमेज बनाते कैसे, उसके लिए दो लाइट लानी, दोनों ऑब्जेक्ट से लानी, जिसका मतलब तुम्हें बिल्कुल नहीं पता, लेकिन टाइप इमेज हल्का फुल्का सुन के थोड़ा सा एहसास होता है। जिसके नीचे भी एक बात बिल्कुल नहीं पता कि जहां लाइट खुद मिल जाए मिलानी पड़े। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम लोग कोई पहली जनरेशन हो जो इस कहानी को लेकर परेशान है, सब होते हैं बाद में, सबके लिए सेट है, सबके मुंह से एक चैप्टर बहुत बढ़िया निकलता है, लाइट में कोई डाउट नहीं है।
ठीक है, हालांकि सबसे बड़ा चैप्टर, फिर भी लाइट में कुछ चिंता नहीं रहती है, इस बात को ध्यान रखिए। अच्छा, अगला पॉइंट सुनो। तुमने ये 2 स्टार पॉइंट लगाया अभी तक। इमेज बनाने के लिए कोई नियम कानून, कोई नियम कानून नहीं है। तुम्हारा हाथ तुम जैसे चला सको सही चलाना, बस रूल्स का ध्यान रखते हो, हल्का फुल्का, कोई दिक्कत नहीं, सब सेट जाता है, बढ़िया जाता है। ठीक, इधर देखो, मैं चैप्टर के मैप पे उसी जगह पे आ जाता हूँ। मुझे तुम्हें क्या पढ़ाना है? प्लेन मिरर। और इसमें भी क्या पढ़ाना है? स्ट्रक्चर, इसकी इमेज फॉर्मेशन, डीएनएस और यूज आखिर कहाँ पे इस्तेमाल होता है। ठीक है, ध्यान से बात समझना सभी लोग। मतलब चैप्टर के मैप के तीसरे पॉइंट पे, और तीसरे पॉइंट पढ़ेंगे पहले ए, यानी कि प्लेन मिरर। उसके बाद में जाकर कभी डिस्कशन करने वाले हो अगले वाले का। ठीक है, तो इस तरह से टॉपिक का नाम डाल दो सिस्टमैटिकली कि हम लोग अब जो स्टडी करेंगे दैट इज अबाउट प्लेन मिरर। तो में से किसी को प्लेन मिरर में कोई डाउट तो नहीं है? क्या होता है? तुम सबने देखा है ना शीशा? जीवन में ऐसा कौन हो सकता है शीशा ना देखा हो? अपने एक आचार्य जी थे, मिस्टर माननीय श्रीमान प्रमोद कुमार वर्मा जी, प्रिंसिपल थे स्कूल के, प्रमोद कुमार वर्मा जी। तो एक बार 6वीं क्लास का प्रश्न लाइट वाले चैप्टर में से उन्होंने में बड़ी बड़ी हिंट दी थी। एक सवाल आया था, पर हमने कहा कि सब ये हमें चैप्टर कराए नहीं है, वो क्वेश्चन नहीं बदलेंगे, मतलब क्या करें। बड़ी बड़ी हिंट दी थी, अरे डेली तब तुम आते हो सुबह स्कूल, तब डेली काम का यूज करके आते हो, जिसको खाने के बाद में फिर सामने खड़े होके देखते हो, ऐसे करके वो कुछ हिंट दे रहे थे। उसी फिनोमेना को ये वाला फिनोमेना कहते हैं। अब पता नहीं क्या कह रहे थे, भगवान जाने, मैं तो कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, फिर बाद में आपकी जो बात समझ में आएगी तुम्हें भी समझ में आएगी। सुनना, किस चीज की बात कर रहे थे? चलो, पहली बात तो ये समझे कि प्लेन मिरर की स्ट्रक्चर, शेप कैसी होती है। अगर तुम्हें कभी भी प्लेन मिरर बनाने को मिल जाए, तुम ऐसे नहीं बनाओगे। ठीक है, ऐसे करके नहीं बनाओगे प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन दिखाते हो, कोई नहीं बनाएगा। प्लेन मिरर के अगर स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो बनाने का तरीका बहुत सिंपल सा ये होता है कि अगर किसी को प्लेन मिरर जीवन में कभी भी ड्रॉ करना है, तो वो आदमी प्लेन मिरर को सदा सदा के लिए ऐसे ही बनाएगा, एक सीधी लाइन खींचेगा, और सीधी लाइन खींचने के बाद में जो रिफ्लेक्शन करेगा वो कहां करेगा? पीछे की ओर। इससे ये साबित हो जाएगा कि रिफ्लेक्शन कहां से होना है? सामने से होना है। अब तुम किसी भी इंसान को ना सामने खड़ा कर सकते हो। मान लो हम लोगों ने, अब शीशा बड़ा सा है, हम मान लेते हैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है, कोई भी इंसान यहाँ पे खड़ा हुआ है। ठीक, इस शीशे के सामने जानबूझ के मैंने सरफेस दिखा दी है जमीन, तुम शीशा यहाँ से लेके आता कि मान लो, क्या दिक्कत है? नीचे का मत मानो। तो ये आदमी खड़ा हुआ है इस जगह पे। अब बात ये कि तुम मुझे इतना बता दो, ये आदमी जब शीशे में खुद को देखेगा तो इसको अपनी इमेज कैसे दिखाई देगी? मैं बस इमेज के नेचर के बारे में बात कर रहा हूँ, इमेज के बारे में बात कर रहा हूँ कि इसकी इमेज उसमें कैसे दिखाई देगी। तुम जब शीशे में खुद को देखते हो तो पहली बात कैसे देखते हो? सीधे या उल्टे? मतलब तुम जब खड़े होते हो तुम्हारा सिर नीचे होता है, पांव ऊपर होते हैं, सीधे दिखते। पहली बात। दूसरी बात, डिस्टेंस क्या होती है? हम शीशे से जितनी दूरी पर खड़े होंगे इमेज भी उतनी दूरी पर होगी, डिस्टेंस सेम होती है। साइज कैसा होता है हमारा? सेम साइज होता है। हम शीशे में सेम साइज दिखाई देते हैं, छोटे बड़े नहीं दिखाई देते। शीशे में हम जितने साइज के हैं सेम उसी हाइट पे दिखाई देते हैं। एक काम की बात और है शीशे के अंदर, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट। हमारा जो हम जब शीशे में खुद को देखते हैं तो हमारा जो लाइट वाला हिस्सा है वो लेफ्ट बन जाता है, लेफ्ट वाला हिस्सा राइट बन जाएगा। जो तुम्हें पता है कि नहीं पता? अगर तुम्हें इस बात को बिल्कुल ध्यान से करना ही है तो मेरी कॉपी करके देखो। जैसे तुम मान लो कि मैं सामने हूं, तुम मेरी इमेज हो, तो मेरी बस नकल करनी है। मेरे हाथ उठाया, तुम कौन सा उठाओगे? तुम ये वाला क्यों उठाएगा यार? ये वाला मेरे हिसाब से उठाना। मेरी इमेज, मैं अगर ये उठाऊंगा तो मेरी इमेज ये वाला क्यों उठाएगी? ये तो उठेगा। अच्छा, मेरी इमेज मैंने हाथ डाउन किया, तुम ये वाला उठाना।
एक वाला कौन सा आता है? मेरा लेफ्ट है ये, तब से इस वाले हाथ से लिख रहा हूँ तो एक ही ना हो। अच्छा ये वाला उठाओ, ये मेरा राइट है, तुम्हारा कौन सा है? लेफ्ट है। यानी कि हमारा जो लेफ्ट वाला हिस्सा होता है, लेफ्ट वाला हिस्सा, वो इमेज में कौन सा बन जाता है? राइट। और राइट वाला हिस्सा इमेज में कौन सा बन जाता है? लेफ्ट। शीशे में जब हम लोग अपनी इमेज को देखते हैं बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं उसके अंदर। पहली बात तो ये कि सेम डिस्टेंस पर बनेगी इमेज, सेम साइज की बनेगी इमेज, सीधी बनेगी इमेज, और उसमें एक फिनोमेना होता है कि लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट दिखाई देगा। उसी फिनोमेना को अपन लोग कहते हैं लिटरली इन्वर्जन। और सवाल भी यही था उस पेपर में, क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज लिटरल इन्वर्जन। क्या जाने 6वीं क्लास का बालक लिटरल इन्वर्जन जिसने लाइट नाम का चैप्टर पढ़ा नहीं, मतलब बाद में पढ़ा समझ में आया कि कितना सिंपल सिस्टम था, उसी पढ़ा 6वीं में पढ़ा था मैं दोबारा। लेकिन काम की बात ये समझो कि लेफ्ट टू राइट और राइट लेफ्ट का क्या चक्कर है कि हम जब शीशे में खुद ही कॉपी करेंगे तो अगर मैंने सीधा हाथ उठाया तुम्हारा कौन सा उठेगा? उल्टा। तो ये लेफ्ट का राइट दिखना, राइट का लेफ्ट दिखना भी शीशे का फिनोमेना है। सिंपल शीशे के बारे में बात चल रही है जिसको हम लोग डेली इस्तेमाल करते हैं। तो पॉइंट ये कि अगर कोई आदमी सामने है और मुझे तुम्हें समझाना है कि यार इसमें इमेज सीधी बनेगी, पीछे बनेगी, डायरेक्ट बनेगी, उसको लिख के कैसे समझाओगे? तुम पढ़ाई की इस गहराई को जानो कि किसी भी बात को जो तुम ऑलरेडी जानते हो उस बात को लिख के कैसे समझाएंगे। मेरा पॉइंट ये कि मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि आखिर इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी? अगर लिखित में मतलब बोर्ड पे या फिर कॉपियों में इस बात को कैसे समझाया जाता है कि सेम साइज होगा, सेम डिस्टेंस होगी, है ना? ये बात कॉपी में कैसे समझ आती है? मतलब सामने तो प्रैक्टिकली समझ में आती है हम लोगों को, तो कॉपी में समझाने के लिए बहुत सिंपल सा पॉइंट ये कि तुम मुझे ये बताओ इमेज बनाने के लिए कितनी लाइटें चाहिए दोनों की दोनों ऑब्जेक्ट के सिलसिले। तुम बताओ मुझे, मैं पहली लाइटें कहां से कहां भेजूं? मैंने पहली लाइटर यूं भेज दी, कोई आपत्ति? अगर पहली लाइटर यूं भेजी है, एक साल का जवाब बोल देखो। अगर लाइटर यूं भेजी गई है, ये ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे खूबी बड़ी कर देता हूँ। अब बताओ, दोबारा बताना, अगर लाइटर यूं जाएगी तो टकराने के बाद कैसे आएगी बताओ? लाइटर अगर यूं जाएगी, मतलब ये कोई रटने वाली चीज नहीं है, ये कौन सी लाइटर है जो उसके सिर से आई है इंसिडेंट रे, अब जाएगी कैसे? सेम इसी एंगल पे। जब इस लाइटर को दोबारा से लेंगे तो सेम इसी एंगल पे आ जाएगी। कोशिश करेंगे एंगल सही रखने की, कोशिश करनी है ना, बात तुम्हारी बन जाए तो ठीक है। चलो ये लाइटर कौन सी हो गई? ये वाली इंसिडेंट लाइटर है, मतलब ये तो मोबाइल लाइटर है जो आई अपने पास में, ये तो इंसिडेंट लाइटर है। और ये वाली कौन सी है? रिफ्लेक्टिव लाइटर है, ये वो जो जा रही है। अच्छा, क्या इमेज बनाने के लिए एक लाइट से काम चल जाएगा? कितनी चाहिए? दोनों की दोनों सिल से। पैदल क्यों लट रही हो? दोनों की दोनों ऑब्जेक्ट के सिल से चाहिए। तो लाइटें आई और आगे चली गई, एक जा चुकी है, दूसरी और देखो, कोई और लाइटें भेजनी है इसके सिल से, बताओ कहाँ भेजी जाए? कहीं भी भिजवा लो, कहीं भी, सब ठीक है, सीधा भेज दिया। हमने लाइटें को सीधा भेजा। अब तुम्हें बात बताओ, अगर लाइटें सीधी गई है तो टकरा के भी सीधी आएगी। लाइटें सीधी गई है तो जब सीधी गई है तो टकराने के बाद में कैसे आएगी? लौट कर सीधी लौट के आ जाएगी। अब मेरा तुमसे एक सिंपल सवाल ये है कि दो लाइटें जो लौट के जा रही हैं, कौन सी कौन सी? एक तो ये वाली और एक ये वाली। क्या तुम ये सोच सकते हो कि लाइटें आगे बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए, जीवन में कभी मिलेंगी? दो लाइटें एक ऐसे करके आई वापस लौट के चली गई, एक यूं करके आई वापस लौट चली गई। एक बात तो सुन लो, क्या ऐसे ही बनाना है मुझे? नहीं भाई, तुमने बोला सीधे, मैंने सीधे भेजा, तुम कैसे भी करके भेजो, बस कुछ बातों का ध्यान रखो, जितने एंगल पे आई है उतने एंगल पे जाएगी। लेकिन ये इजीएस्ट डायग्राम है फिर भी इसका। अब बात ये है कि सवाल का जवाब दे कि क्या जीवन में कभी भी ये वाली लाइट जो जा रही है, पीली वाली रिफ्लेक्ट होकर और ग्रीन वाली रिफ्लेक्ट होकर जा रही है, ओनली रिफ्लेक्ट वाली, आने वाली नहीं। रिफ्लेक्ट वाली लाइट क्या अगर आगे तक बढ़ती चली जाएगी तो जीवन में कभी मिलेंगी? ये मिलानी पड़ेगी। एक छोटे सवाल का जवाब है, ये लाइट पीछे क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि लाइट शीशे के आसपास उड़ जाती है, टकरा के वापस लौट के जाएगी। तो अगर हम लोग इस बात को समझ चुके हैं कि ये लाइट टकरा के आगे जा रही है, ये लाइट टकरा के नीचे जा रही है, तो जीवन में कभी भी ये वाली लाइट आगे बढ़ाने पर और ये वाली बढ़ाने पर कभी नहीं मिलेगी।
तो हमें अभी मिलानी पड़ेगी, और जब भी मिलानी पड़ेगी तब हम लोग इमेज को बनाने के लिए इसी लाइट को पीछे की ओर ट्रेस करेंगे, और पीछे ट्रेस करेंगे ऐसे डॉट डॉट करके, ऐसे ट्रेस करके, ऐसे इसको भी पीछे को ट्रेस करना है। ये एंगल सेम नहीं है, मैं थोड़ा अलग ट्रेस कर देता हूँ। पीछे को ट्रेस करना कुछ ऐसे करके ट्रेस, इस तरह से। और जिस पॉइंट पर ये लाइट मिलेंगी उसी पॉइंट पर अपनी क्या बनेगी, इमेज बनती है। और इस चीज को थोड़ा सा और सही करने के लिए एक छोटी सी बात और ध्यान से देख लें। मैं जानबूझ के इसको दोबारा से ड्रॉ कर देता हूँ। आदमी यहाँ खड़ा है, तो जिस जगह पर तुम्हें लाइटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं उसी पॉइंट पे अपन अपनी क्या बनती है, फाइनली इमेज बनती है। इसको मैं ऐसे की जगह ऐसे बना देता हूँ। ये अपने पास में आदमी, ये इमेज बनी। अब तो बताओ ध्यान से देखकर, क्या जितनी दूरी पर आदमी खड़ा है उतनी दूरी पे इमेज बनती है? क्या जितना साइज आदमी का है उतना ही साइज इमेज का है? हाँ। दूसरी बात, क्या ये लाइट रे मिली या मिलानी पड़ी? मिली क्यों नहीं? क्योंकि शीशे के आगे वो तो लगातार दूर जाएगी, वो पास नहीं आने वाली है। हमें पीछे को मिलानी पड़ी। जब भी हम लाइट रे को पीछे को मिलाएंगे तब लाइट को कैसे बनाएंगे, डॉट करके बनाएंगे। तो इसका नेचर वर्चुअल होगा कि रियल? रियल कौन सी है? जिनमें लाइट रे खुद में जाए, और वर्चुअल जहां पे लाइट रे मिलानी पड़ जाए। तो मैं तुम्हें इसके अंदर बहुत सारी बातें लिखवाता हूँ, उसको अपन लोग कहते हैं शॉर्ट डीएनएस। ठीक है, डीएनएस ध्यान से देखना। डी माने डिस्टेंस, एन माने नेचर, और एस माने साइज। तो एक एक करके सारी बातें ध्यान से समझो। सबसे पहली बात तो ये, तुम मुझे ये बताओ कि इमेज की डिस्टेंस क्या है? इमेज कितनी डिस्टेंस से बन रही है? इस शब्द मुझे बताने पड़ेंगे तब इस्तेमाल कर पाओगे। पहली बार मैंने जितना जी पहली इमेज केस है, मतलब तुम्हारे पास में टोटल 17 केस है, तुम पहला पढ़ रहे हो। तो बस तुम ये सोचो कि जिस दिन तुम 4, 5, 6, 7, 8, 10 पढ़ोगे तब जाके तो नॉलेज बढ़ेगी, पहले नहीं बढ़ती है। पहले बस तुम्हें सुनना होता है। तो इमेज कितनी डिस्टेंस में बढ़ रही है? सेम एज ऑब्जेक्ट। जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज बढ़ रही है। सारी बातें किसके लिए लिखी जा रही है? इमेज के लिए। अब ये बताओ इमेज का नेचर कैसा है? रियल है, इन्वर्टेड, वर्चुअल है? वर्चुअल है और सीधी बनी है, मतलब आदमी सीधा खड़ा है, इमेज भी सीधी बनी है। और वर्चुअल क्यों है? लाइट रे मिलानी पड़ी है, वो खुद से नहीं मिली, हमें पीछे खींचनी पड़ी, इसीलिए इनको बोलते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट। और भी काम करते साइज कैसा बताओ? सेम एज ऑब्जेक्ट। सेम एज ऑब्जेक्ट, जितना साइज ऑब्जेक्ट का है उतना इमेज का साइज है। जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा है उतनी डिस्टेंस पर इमेज है। और मोस्ट इंपोर्टेंट ये है कि उसका नेचर कैसा है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और इसी कहानी को हमने जो डीएनएस लिखा, हम प्लेन मिरर के टाइम पर इस कहानी को कुछ और टॉपिक के नाम डालकर भी लिख देते हैं। ऑल्सो कॉल्ड, मतलब पहली बात इमेज शीशा कैसे बनाना है, इमेज बनाने के लिए कितनी लाइट लानी है, 2 लेके आनी है। और अगली बात इसी के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज। कोई तुम्हारे सामने अगर इस वर्ड का इस्तेमाल करे तो घबराना नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के द्वारा बनने वाली जो इमेज है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, मतलब वो इमेज कैसी होती है। तो इस बात से तुम्हें बिल्कुल इसलिए नहीं घबराना क्योंकि ये सारी बात तुम लोगों ने पहले से लिख ली है। कैसे देखो, पहली कैरेक्टरिस्टिक, इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेम डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट। दूसरी, इमेज का नेचर कैसा होता है? वर्चुअल। एक पॉइंट बढ़ाने के लिए इधर, एक पॉइंट आगे लगाने के लिए सेम एज ऑब्जेक्ट, साइज उसका। और एक पॉइंट और बढ़ाता हूँ, 5 पॉइंट पर लिख के सेट करेंगे क्योंकि अपन लोग 5 नंबर के चीजों को बढ़ा सकते हैं। देखना, सबसे पहली बात, डिस्टेंस ऑफ इमेजेस। डिस्टेंस इसी को कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक, जो अपन लोगों ने वहां पे लिखा डीएनएस, दोबारा कभी नहीं लिखेंगे, आखिरी बार लिखा जा रहा है। डिस्टेंस ऑफ इमेजेस सेम एज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, जितने डिस्टेंस पर पीछे से ऑब्जेक्ट रखा होगा उतनी डिस्टेंस पर इमेज बनती है। अगली काम के इसके अंदर, इमेज इज वर्चुअल। इमेज इज वर्चुअल, तुम इसको इमेज को बाबा लिखते लिखते थक जाओ, इसीलिए तुम लोगों को इस्तेमाल करना है वर्ड इट इज इरेक्ट। उसके बाद में अगला, द साइज ऑफ इमेज। द साइज ऑफ इमेज इज सेम एज ऑब्जेक्ट। और द मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड जो मैं इसके नीचे लगाऊंगा वो ध्यान से और सुनो, इमेज इज
लिटरली, इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड। और इस लिटरली इन्वर्टेड का क्या मतलब है, सब लोग उस बात को ध्यान से देखेंगे। इस लिटरली इन्वर्टेड का मतलब अपने पास में क्या निकल के आता है, इसका मतलब ये है कि जो लेफ्ट वाला हिस्सा है वो राइट में अपीयर होगा और राइट वाला हिस्सा लेफ्ट में अपीयर होगा। तो द फिनोमेना ऑफ appearance of appearing of the phenomena of appearing left portion of body as right and right as left is called lateral invert, is called lateral inversion, इस कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। इसी फिनोमेना को हम लोग लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। इस कहानी को अगर मुझे शॉर्ट में लिखना हो तो मैं पास सामने कुछ ऐसे करके लिख सकता हूँ, ऐसे करके लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट दिखाई देना। तो पहली बात तो ये कि शीशा, जो प्लेन शीशा है उससे बनने वाली इमेज को हम लोग बोर्ड पे कुछ ऐसे करके बनाते हैं जिसको तुम लोग रोज देखते हो अपने पास में। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात इसमें सबसे जो काम की थी वो ये, इमेज बनाने के लिए कितनी लाइटें लानी है, दोनों कहां से लानी है, सिर से लेके आनी है। अगर वो खुद मिल जाएंगी तो रियल, अगर मिलानी पड़ेगी तो, और मिलने मिलाने वाला काम तुम तब करोगे जब तुम उनको रिफ्लेक्ट करा लोगे, जब तुम देख लोगे कि यार इनकी दिशा कुछ भिन्न आ रही है, मतलब कि शायद एक साथ नहीं जाएंगी, तब जाके तुम्हें उनको पीछे खींचना है। तब जाके तुम्हें समझ में आएगा कि रियल है कि वर्चुअल है। तब जाके तुम्हें ये भी समझ में आएगा कि अगर पीछे खींचेंगे तो लाइन कैसी रखनी है, डॉट वाली लाइन, अगर आगे है तो सीधी लाइन रखनी है। इस पूरी कहानी को सेट करना, मुझे तुम्हें एक बात सीधी सीधी ये समझानी है कि अगर तुम्हारे मन में अब भी ये शंका चल रही कि लाइट ऐसी जगह में थोड़ा ऊपर बोली होती तो ये आंसर नहीं आता, तो सामने वो मल्टीपल केसेस करूंगा बस। लेकिन ये फास्टेस्ट है, सबसे सही यही है, एक लाइट सीधी लेके आओ और एक सेंटर पे डालो, सबसे बड़ी तरीका है। डायरेक्ट और अच्छा आंसर आता है, याद इसी को रखेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी मैं जो काम करूंगा उसका एक ही पर्पज है, मैं तुम्हारे दिमाग को बस ये समझाना चाहता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं भाई, तू लाइट कैसे भी डाल, कहीं से भी डाल, फिर भी पहली प्रायोरिटी इस वाले डायग्राम को याद रखेंगे। पूरा लिख लें पहले, ठीक है। इसका मतलब समझ में आता है क्या चीज है, इमेज की जो डिस्टेंस बनती है उसका नेचर कैसा है, उसका साइज कैसा है, दैट्स इट। अब जैसे तुमने पढ़ा है प्लेन मिरर, तो वैसे ही पढ़ना है तुम्हें कॉनकेव, और वैसे ही पढ़ना है तुम्हें कॉन्वेक्स। प्लेन मिरर में तुमने देखा एक सिंपल सिंगल सा केस, कॉनकेव में देख रहे हैं ऐसे 6 केस, 6 डायग्राम, और कॉन्वेक्स में देखने ऐसे 2 केस, 2 डायग्राम। से भूल मत जाना है। हमारे 2 पॉइंट काम आ चुके हैं अभी तक, 2 लाइटें लानी है, दोनों सिर से लानी है, और वर्चुअल और रियल का चक्कर, खुद मिली तो रियल, मिलानी पड़ी तो। अभी भी इस बात को सेट करना है, खुद कब मिलेंगी, कैसे मिलेंगी तो पता ही नहीं है, तो वो और आने दो। तुम लोगों ने स्फेरिकल मिरर अपने जीवन में कभी देखे या नहीं देखी? कॉनकेव कॉन्वेक्स कभी देखी है कि नहीं, गोल गोल से? तो देखा बहुत सिंपल, ऐसे कोई बहुत ज्यादा गोल कटोरे नहीं होते, बिल्कुल बहुत सिंपल से होते हैं। जैसे कि सीधा आता है, ये कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है, बट टच करके पता लगा पाओगे, ऐसा नहीं कि मतलब देख के तुम बिल्कुल सा कटोरा बन रहा अब कॉनकेव। बहुत सिंपल कर्व होता है, ये सीधा है, ये कॉनकेव हो गया और ये कॉन्वेक्स हो गया, ऐसे कर।
केमिकल लगे होते हैं। लैब में रख के, सबकी लैब में, जिनकी भी फिजिक्स लैब है सबकी लैब में छोटे छोटे ऐसे पीस रखे होंगे, कुछ लेंस होंगे कुछ मिरर भी होंगे। खैर अगर ये लिख लिया हो तो आगे चले यार। ओके सबने लिख दिया ना, ठीक है। ध्यान से बात सुनना। हम का पॉइंट ये कि अब तुम लोग दोबारा से आ जाओ, स्टार में आ जाओ। चलो स्टार नंबर 3 ब्रांच पे अलग हटके चल रहे हैं। अब इसके बाद में क्या पढ़ना आपको ध्यान रखना, मतलब चैप्टर को तोड़ना मत। तुम लोग चैप्टर की मेन ब्रांच को ध्यान रखो, उसी के सारे पढ़ोगे, लेकिन बीच बीच में तो वो नॉलेज चाहिए जिसके बाद चैप्टर आगे बढ़ नहीं सकता। तो अपने पास में ये वाला जो पॉइंट है, ये पूरी की पूरी नॉलेज है स्फेरिकल के बारे में। आखिर स्फेरिकल मिरर बनता कैसे, कहाँ बनता है, किस तरह से बनाया जाता है, उसमें बहुत सारे पॉइंट होते हैं। स्फेरिकल मिरर बनाने के लिए तुम लोगों को चाहिए कांच की बॉल। तुमने कांच की बॉल अपने जीवन में कभी देखी कहीं पे, कोई सी सॉलिड बॉल नहीं, कांच की बॉल, ये कांच की बॉल है, ठीक है। इस कांच की बॉल में एक बहुत सिंपल चीज पाई जाती है, इससे कोई ना कोई सेंटर भी होगा, सेंटर होगी तो उसके कोई ना कोई रेडियस भी होगी, और अगर रेडियस भी होगी तो डायमीटर भी होगा कहीं ना कहीं। तो तुम्हें इसी के बारे में बहुत सारे छोटे मोटे पॉइंट ध्यान से जानने हैं, तो समझना। सबसे पहली काम की बात तो ये कि ये इसका कौन सा पॉइंट मान लिया हम लोगों ने, सेंटर। पहले ये बताओ कांच की बॉल कहीं देखी है, कहाँ देखी है कांच की बॉल? कांच की, जैसे ये कांच है, वैसे ये कांच की बॉल, गोल बॉल, उसको इमेजिन कर लो, नहीं देखी दिमाग में बना लो, देख लो दिमाग में अपने आप ही। एक कांच की गोल बॉल, स्फीयर एकदम कंचे जैसा, कंचा अंदर से ठोस है, उसकी बात नहीं करते, हाँ कुछ वैसा तो फूट जाएगी है ना। अगर उसको समझने के लिए तुम्हें और समझना है तो वो बॉल नहीं आती, वो पानी डालते फूल जाती है, क्या कहते हैं उन्हें, क्या कहते हैं, ऑर्बिस। मुझे सच में आज पहली बार पता चला है कि उन्हें ऑर्बिस कहते हैं। पहली बार मैंने वो कभी खरीदी नहीं है, और अगर मुझे खरीदनी पड़ती तो मैं दुकान वाले से यही बोलता कि भाई वो पानी में फूलने वाली बॉल दे दे, गोली दे दे, है ना। मैं उनको और मैं डाउट ये भी है कि सर्च कैसे करता है गूगल पे, पानी में फूलने वाली बॉल उन्हें क्या कहते हैं। खैर ध्यान से बात समझो कि तुम्हारे पास में ये एक सर्कल है, स्फीयर है, सर्कल नहीं है, ये कांच की बॉल है, कांच की बॉल है, ट्रांसपेरेंट। इसका तुम्हारे पास डेफिनेटली इसका कौन है, सेंटर है। यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस क्या है, इसकी रेडियस है स्फीयर की। अब तुम्हें इसी को ना ध्यान से बस इतना समझना है कि अगर मैं इसको काट देता हूं कहीं से भी, ऐसे काट दिया, ऐसे काट दिया, जैसे मैंने बंद करा, मैंने इसको ऐसे काट दिया, तो काटने से अपने पास में कुछ टुकड़े निकल के आएंगे। जैसे कि ये वाला जो कांच का हिस्सा है, एक टुकड़ा ये निकल के आया, मैंने इस टुकड़े को तुम्हारे सामने रखा कि एक तो टुकड़ा ये वाला है, ठीक। अपने पास में एक टुकड़ा ये वाला है, तो मैंने इसको भी ऐसे रख लिया, एक टुकड़ा ये वाला है, इसको भी ऐसे रख लिया। तो पहली बात तो ये तीनों के तीनों कॉनकेव सरफेस है, मतलब स्फेरिकल सरफेस है, गोल सरफेस है। और अब इनको कॉनकेव और कॉन्वेक्स बनाने के लिए तुम्हें पॉलिश करनी है, और पॉलिश करने से पहले भी छोटे से वर्ड को याद रखो कि क्या तुम लोग जानते हो केव माने क्या होता है। केव माने लाइन लिव्स इन केव, केव यानी गुफा, और मैंने इसका लगा दिया कॉन, यानी बन गया कॉनकेव। कुल मिला के बात है कि जहां पे गुफा सी बनती है वो कॉनकेव है, और जो बाहर का सरफेस है उसे अपन लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स। इस पूरी कहानी को सेट करने के लिए पहली बात तो समझो कि कांच की बॉल है, उसका कोई ना कोई सेंटर है, उसकी कोई ना कोई रेडियस है, और मैंने उसके कांच की बॉल के 3 टुकड़े अलग अलग करके तुम्हें दिखाए। अगर मैं इसमें पॉलिश करता हूं बाहर की ओर तो रिफ्लेक्शन कहां से होगा, अगर मैंने पॉलिश की बाहर से, रिफ्लेक्शन कहां से होगा, अंदर से। अगर रिफ्लेक्शन अंदर से होता है तो ये कौन सा मिरर बनेगा, कॉनकेव। अगर रिफ्लेक्शन अंदर से होगा तो कॉनकेव है। और अगर मैंने पॉलिश की अंदर की ओर, रिफ्लेक्शन कहां से होगा, बाहर से। अगर रिफ्लेक्शन बाहर से होता, लाइट बाहर से आके टकरा के चली जाती है, तो ये कौन सा है, ये कॉन्वेक्स है। अब जैसे कि अपन लोग अक्सर कभी कभी पूछ लेते हैं कि भाई मुझे सवाल का जवाब दियो कि तुम्हारे पास में ये एक मिरर रखा है, ये कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है, बताओ। ये किस बात पर डिपेंड करेगा, पॉलिश के ऊपर। अगर अपन लोगों ने इसकी पॉलिश कर ली ऐसे करके तो कौन सा है, बताओ, कॉनकेव है, क्योंकि हमने पॉलिश की बाहर की ओर। रिफ्लेक्शन कहां से होगा, अंदर से। अगर रिफ्लेक्शन अंदर से होगा तो कौन सा है,
कॉनकेव है। और अगर इसी सवाल को मैं तुमसे ऐसे पूछा होता कि तुम्हारे पास ये है, पॉलिश की गई है ऐसे, तो कौन सा है? तो ये कॉन्वेक्स है। मतलब बात ये कि अक्सर हम लोग पता है क्या गड़बड़ कर जाते हैं साहब, ये अगर कॉनकेव है और ऐसे बना दिया तो ये वाला कॉन्वेक्स है। नहीं, ये दोनों के दोनों ही कॉन्वेक्स है, क्योंकि इसमें पॉलिश कहां पे की गई है? अंदर की। रिफ्लेक्शन कहां से है? बाहर। पॉलिश अंदर, रिफ्लेक्शन कहां से है? बाहर। तो मैं इस जाल में नहीं फंसना कि कोई शीशे को पलट दे तो तुम अपना आंसर ही पलट दो। तो मैं सिर्फ देखना रिफ्लेक्शन कहां से होगा। कॉनकेव के अंदर रिफ्लेक्शन कहां से होता है? अंदर से। तो इस बात को याद रखने के लिए बहुत सिंपल सिस्टम है, कॉनकेव में रिफ्लेक्शन होगा अंदर से और कॉन्वेक्स में रिफ्लेक्शन कहां से होगा? बाहर से। तो कॉन्वेक्स बाहर से रिफ्लेक्शन, बाहर से रिफ्लेक्शन, बाहर से रिफ्लेक्शन, और कॉनकेव में अंदर से रिफ्लेक्शन। इसके अंदर होगा अंदर से रिफ्लेक्शन, अंदर से रिफ्लेक्शन। एक पॉइंट ये कि अगर अंदर से रिफ्लेक्शन करना है तो पॉलिश कहां करेंगे? बाहर की ओर। और अगर बाहर से रिफ्लेक्शन करना है तो पॉलिश कहां करेंगे? अंदर की ओर। तो पहले तो इस बात को ध्यान से समझ लें कि अगर केव साइड से, गुफा वाली साइड से रिफ्लेक्शन हुआ तो कॉनकेव है, और अगर आउटर साइड से रिफ्लेक्शन हुआ तो वो कॉन्वेक्स है। तो पहले इस चीज को ध्यान से बनाएं। हाँ, इसलिए ध्यान देगा कि किसी कांच की बॉल को काट के पॉलिश करेंगे तो मिरर बनते हैं, और तुम्हारे दो टाइप के मिरर बनते हैं। एक तो कौन सा बनता है तुम्हारे पास में? कॉनकेव, और एक बनता तुम्हारे पास में कॉन्वेक्स। जो और भी काम के पॉइंट है, ये स्टार नंबर तीसरा है कि बनता कैसे, कौन सा कॉनकेव है, कौन सा कॉन्वेक्स है। चौथा देखना है इसके बाद। ठीक है, बढ़ाते हैं इसको। वो है ना कि बनाना ही तो बस ध्यान से। कॉनकेव और कॉन्वेक्स की सिंपल सिस्टम है क्या? कंफ्यूजन मत डालना इस चीज में, कौन की कॉन्वेक्स ही बताना हो। अगर अंदर से रिफ्लेक्शन है तो कॉनकेव है, बाहर से है तो कॉन्वेक्स है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे, शब्द अपने आप समझा देते सारी कहानियों में। खैर, अगला पॉइंट सुना इसके अंदर, स्टार नंबर 4। मैं बात करने वाला हूं बेसिक टर्म्स, बेसिक टर्म्स, टर्मिनोलॉजी। टर्म्स ही लिख लो, इतना बड़ा क्यों जाता। बेसिक टर्म्स, जैसे कि अपन लोग किसी छोटे बच्चे जो पढ़ाना स्टार्ट करते हैं उसको बहुत सी बातें बताते हैं, बॉडी पार्ट्स नेम, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जनवरी, फरवरी, उससे शब्द सिखाए जाते हैं उसको, है ना। उससे वो पढ़ सकता है, उससे वो सीख सकता है कि अगर उसको बोला जाए कि क्लोज योर आईज तो वो आंख ही बंद करेगा, क्लोज योर माउथ तो मुंह बंद करेगा, क्लोज योर ईयर्स तो कान बंद करेगा, उस तरह से। तो बेसिक टर्म्स बताया जाता है। बेसिक टर्म ध्यान से सुनना। सबसे पहला जो बेसिक सा टर्म है वो ये कि इसमें कलर नहीं है मेरे पास में, चलो कोई बात नहीं। देखो हमारे पास में एक मिनट छोटा चाहिए मुझे थोड़ा सा। ये कौन सा मिरर है पहले तो ये बता दो। कॉन्वेक्स या कॉनकेव? कॉनकेव है। अब बात ये कि अगर कॉनकेव है तो कहीं ना कहीं पक्का किसी ना किसी कांच की वॉल से कट के आया होगा। अगर मैं कांच की बॉल को पूरा कर लेता हूँ तो ये बन गया स्फीयर। मैं मान लेता हूँ पूरा किया नहीं है, बस कल्पना करिए इस चीज की। इसके बीचों बीच पॉइंट में जो पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग कहते हैं, पूरा नाम आज देता हूँ, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मैं तुमसे एक सवाल और पूछूंगा इसके अंदर, शायद तुमसे पहले कभी पूछा हो या फिर नहीं। सेंटर CENTRE
और CENTER, वैसे कौन सी स्पेलिंग सही है? COLOR, कलर कौन सी है बता दो? कलर सेंटर, दोनों स्पेलिंग सही है। थोड़ा सा ब्रिटिश लैंग्वेज, ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश का फर्क पड़ता है, दोनों के दोनों करेक्ट है। तो पहली बात तो ये कि जो सेंटर है, मतलब किसी मिरर का जो ये वाला पॉइंट है जिसको सेंटर पॉइंट, अच्छा ये वाला पॉइंट क्या कहलाता है? ये यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई क्या कहलाती है? रेडियस। अच्छा अगली काम की बात, एक ऐसी लाइन जो हमने मानी है कि यहाँ से लेके उसकी बॉर्डर तक को टच कर रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस कहते हैं। इस पॉइंट को अपन लोग बोलते हैं पोल, इस पॉइंट को हम लोग पोल बोलेंगे। उसके बाद में अगर इसकी रेडियस कितनी है, रेडियस मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, तो पोल से ठीक आधी डिस्टेंस जो 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस होगी उसको हम लोग बोलेंगे एफ। एफ यानी कि फोकस, एफ यानी कि फोकस, एफ यानी कि फोकस। इस बात को ध्यान रखें, मतलब कि ये वाला पॉइंट पोल है, पोल से लेके सेंटर तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है? रेडियस। ये वाला पॉइंट है सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, और फोकस होता है बिल्कुल बीचों बीच में। कुल मिला के बात ये कि अगर मैं तुमसे कहता हूं कुछ इस तरह से कि पोल से लेके यहां तक की डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, तो पोल से लेके यहां तक डिस्टेंस कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। तो पोल से लेके सेंटर तक की डिस्टेंस को तो हम लोग बोलते हैं रेडियस, और पोल से लेके फोकस तक की डिस्टेंस को, पोल से लेके फोकस तक की डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। पोल से लेके फोकस तक की डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। पोल से लेके सेंटर की डिस्टेंस कहलाती है रेडियस, और ठीक आधी जो डिस्टेंस है पोल से फोकस की डिस्टेंस उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। सारी की सारी डिस्टेंस हम कहां से नापते हैं? पोल से। पोल से आधी डिस्टेंस फोकल लेंथ है, और पोल से सेंटर तक की डिस्टेंस रेडियस कहलाती है। फोकल लेंथ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर एफ से। और एक काम की चीज, मैं अगर तुम्हारे सामने ये लिख दूं एफ इज इक्वल टू आर अपॉन में 2, तो तुम्हें बात अपने आप समझ में आनी चाहिए। एफ इक्वल टू आर अपॉन 2 का क्या मतलब है कि अगर रेडियस इसकी 20 सेंटीमीटर है तो 20 अपॉन 2 करने पे हो जाएगा आधा, यानी फोकल लेंथ कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। मतलब सबसे पहली बात, सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन सा पॉइंट है? किसी भी स्फीयर का बीच वाला पॉइंट। पी फॉर पोल कौन सा पॉइंट है? जहां पे रेडियस टच करती हुई मानी जाती है, और ठीक उनके बीच वाला पॉइंट क्या कहलाता है? फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट, रेडियस ये डिस्टेंस है, पोल से लेके फोकस पॉइंट तक की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ में। पोल से लेके फोकस तक की डिस्टेंस, फोकस पॉइंट में और फोकल लेंथ में फर्क है। फोकस पॉइंट कौन सा पॉइंट है? पोल और सेंटर के बीचों बीच वाला पॉइंट, और पोल से लेके फोकस तक की डिस्टेंस हम लोग क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं। और एक काम की चीज, माने ये जो मिरर है वो अपने टॉप एंड से बॉटम एंड तक की कितनी डिस्टेंस रखता है? ये जो डिस्टेंस है इसकी, कितना बड़ा शीशा, कितना फैला हुआ शीशा है, उसको अपन लोग कहते हैं अपर्चर। अपर्चर, बेसिक बात की। और इसके अंदर एक पॉइंट और है कि अगर तुमसे कोई पूछे कि एक ऐसी लाइन जो सेंटर, फोकस और पोल तीनों को टच करती है, एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो कि वास्तविकता में नहीं होती है, तो हम लोग मानते हैं कि ऐसी कोई लाइन होगी, लेकिन इसकी बात को ध्यान समझें। एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो सेंटर, फोकस और पोल को टच करती जाती है, उस लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये सारी नॉलेज वाले पॉइंट लिखिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन सा पॉइंट है? सेंटर। फोकस कौन सा है? पोल और सेंटर के बीच का आधा। फोकस के साथ और पोल के बीच के डिस्टेंस हम लोग क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। रेडियस की ठीक आधी होती है। अपर्चर टॉप पॉइंट से बॉटम पॉइंट के डिस्टेंस को कहते हैं। और प्रिंसिपल एक्सिस एक ऐसी लाइन जो तीनों पॉइंटों से पास होती है। तो तीनों पॉइंट कौन से? प्रिंसिपल एक्सिस। द इमेजिनरी लाइन which passes through center, focus and pole, जो तीनों पॉइंटों से पास होकर जाती है उसको अपन लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो इस चीज को सेट करके लिखें कि तुम्हें बेसिक तौर पे कॉनकेव यानी कि स्फेरिकल मिरर के अंदर सारे के सारे शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। किसे फोकस, किसे पोल, किसे फोकल लेंथ, किसे क्या बोला जाता है, पहले इस चीज को सिस्टमैटिक वे में लिख लो।
तो तारादार हो गया। सेंटर का विजय कौन सा पॉइंट है? स्फीयर का सेंटर। पोल कौन सा पॉइंट है जो टच करता है किसको? मिरर को। उनके बीच वाला पॉइंट कौन सा है? फोकस। फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस फोकल लेंथ। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस रेडियस। रेडियस की ठीक हाफ होती है फोकल लेंथ। एक ऐसी लाइन, एक ऐसी डिस्टेंस जो मिरर के टॉप पॉइंट से एंड पॉइंट की डिस्टेंस है वो अपर्चर है। और एक ऐसी लाइन जो तीनों पॉइंटों से आर पार जाती है उसको प्रिंसिपल एक्सेस कहते हैं। ये बेसिक टर्म है जो तुम्हें किसी भी मिरर को पढ़ने के लिए आवश्यक पड़ेगी। तुम चैप्टर के असली ब्रांच पे नहीं हो, तुम साइड में नॉलेज गेन करने वाले पॉइंटों पे चल रहे हो और अभी खत्म नहीं है। अभी तो उसमें स्टार 4 पढ़ोगे, स्टार 5 पढ़ोगे, तब जाके तुम लौट कर आओगे दोबारा से कॉनकेव और कॉन्वेक्स पर, इतनी नॉलेज लेने के बाद में। ठीक है, इसे कल करेंगे।